Hello, doctors. First of all, welcome to 32 Pearls Dental Academy. This is our orthodontic class, and congratulations on taking your first step towards doing a fixed orthodontic course that will teach you everything about orthodontics. ये कोर्स करने के बाद आप 90% से ज़्यादा अपने केसेस खुद अपने क्लिनिक पे कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे, इसका प्रॉमिस मैं आपको कर सकता हूँ. So without further ado, let's start with the course. So, Doctor साहब, what is orthodontics? एक तो हमने वो फाइनल ईयर में बहुत अजीब सी बड़ी सी डेफिनेशन पढ़ी थी ना, उसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग. बहुत सिंपल सी चीज है. ऑर्थोडोंटिक्स का मतलब क्या है? ऑर्थोडोंटिक्स का मतलब है डॉक्टर साहब, ऑर्थो का मतलब है टू करेक्ट, एंडोंटिक्स इज फॉर टीथ. तो बिल्कुल सिंपल उसमें देखें तो जो साइंस, जो फील्ड करेक्शन ऑफ टीथ के साथ कंटिन्यू करता है, जो उसको हमें सिखाता है, वो फील्ड है ऑर्थोडोंटिक्स. इस जो स्पेशलिटी है, इसका पूरा नाम अगर आप देखेंगे तो वो है ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स. ऐसा क्यों है? बिकॉज ये दो चीजों को केटर करता है. पहला ऑर्थोडोंटिक्स विच इज करेक्शन ऑफ टीथ, और दूसरा करता है ये ऑर्थोपेडिक्स. ऑर्थोपेडिक्स का क्या मतलब है? अगेन, ऑर्थो का मतलब है टू करेक्ट एंड पीडिक्स का मतलब है बोन. तो ऑर्थोडोंटिक्स जब हम स्पेशलिटी की बात करते हैं तो ये बोन्स को भी करेक्ट करने की कोशिश करता है, आइदर विद सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स और विद फंक्शनल ऑर्थोडोंटिक्स, ग्रोथ मॉडिफिकेशन के साथ. और ये जो ग्रोथ मॉडिफिकेशन है, ये हम लोग मिक्स डेंटिशन या ग्रोइंग फेज के अंदर करते हैं. पर जो ऑर्थोडोंटिक्स है वो हम करते हैं अडल्ट पेशेंट्स के अंदर. ये वो पेशेंट्स हैं जिनकी ग्रोथ खत्म हो गई है. अब यहां पे आपको लगेगा कि सर 12, 13, 14 साल का जो बच्चा है उसकी तो ग्रोथ अभी चल रही है. ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है, बिकॉज जब परमानेंट डेंटिशन आ गया, इसका मतलब अब बच्चा ऑर्थोडोंटिक्स के लिए रेडी है. इसके बारे में अभी डिटेल में आगे बात करेंगे हम सारे के सारे. नेक्स्ट प्लीज. अब जब शुरू के कुछ जो लेक्चर्स हैं वो केवल ऑर्थोडोंटिक्स के बारे में रहेंगे, राइट? सो ऑर्थोडोंटिक्स है क्या? जब एक पेशेंट आपके पास आता है ना, तो वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे दांत ऊंचे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, और वो ये कहता है कि मेरे टीथ ठीक कर दो. बट जो एक्चुअली में आपसे वो चाहता है, वो ये चाहता है कि आप मेरी स्माइल अच्छी कर दो, मेरी लुक्स अच्छी कर दो. वो इसके लिए आपके पास आता है. तो हम केवल टीथ के ऊपर फोकस नहीं कर सकते. दूसरी चीज, आपके टीथ जो लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं मैक्सिला में और मैंडिबल में. अगर किसी पेशेंट का मैक्सिला ही ठीक नहीं है, उसकी पोजीशन ही खराब है, तो टीथ तो अपने आप ही खराब होंगे. अगर आप उसकी पोजीशन को ठीक कर दोगे तो टीथ की पोजीशन भी ठीक हो जाएगी. अब मान लो मैं मुझे यहाँ खड़े होके एक चेयर पे बैठ के मान लो मुझे लेक्चर लेना है, और मेरी चेयर रखी हो उस साइड पे जहां पे मैं कैमरे के अंदर आ ही नहीं रहा, तो प्रॉब्लम मेरी नहीं है, प्रॉब्लम चेयर की पोजीशन की है. अगर वो चेयर इधर आ जाएगी तो मैं यहां बैठ के काम कर लूंगा, है ना? तो बेसिकली क्या होता है कि मैक्सिला और मैंडिबल में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और हमें उनको भी स्टडी करना होगा. तभी हम एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, एक होलिस्टिक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट पेशेंट को दे पाएंगे. अदरवाइज हम कंफ्यूज्ड रहेंगे, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम टीथ की वजह से होती है और कई बार प्रॉब्लम मैक्सिला या मैंडिबल मतलब स्केलेटल प्रॉब्लम होती है. तो हम एक एक करके उनको पढ़ाई करेंगे. तो स्केलेटल मतलब इन्वॉल्विंग बोन्स ऑफ फेस, मैक्सिलरी कॉम्प्लेक्स एंड मैंडिबल. उसके बाद ऑब्वियसली डेंटल है जिसके अंदर टीथ आते हैं. अब इन दोनों को कवर किसने किया हुआ है? सॉफ्ट टिश्यू ने. तो जो भी इनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, टीथ के अंदर है या जॉज के अंदर है, वो कहाँ पे दिखाई देगी? वो दिखाई देगी डॉक्टर साहब सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर. पेशेंट के लिप्स बंद नहीं हो रहे, लिप्स में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम टीथ में है, प्रॉब्लम जॉज में है. उसकी वजह से सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर इफेक्ट आता है.
तो जब हम उन दोनों को ठीक कर देंगे, स्केलेटल और डेंटल को, तो सॉफ्ट टिश्यू अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्लीज। अब कोई भी जो केस होता है डॉक्टर साहब, उसके अंदर हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें डायग्नोसिस बनाना है। आप कभी भी किसी फिजिशियन के पास जाते हो, आपने बोला कि मुझे फीवर है। फीवर इज अ सिम्टम, फीवर एक प्रॉब्लम है, पर किस कारण से है, सबसे पहले तो फिजिशियन को वो डिटरमिन करना पड़ेगा। वायरल है, मलेरिया की वजह से है, टाइफाइड की वजह से है, और सबका ट्रीटमेंट अलग अलग है। वायरल होगा तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, मलेरिया होगा तो एंटी मलेरियल ड्रग्स देनी पड़ेंगी, और टाइफाइड है तो एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी। तो डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है काला आजार हो सकता है कोविड हो रखा हो, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर हम डायग्नोसिस अच्छा नहीं बना सकते तो हमारा ट्रीटमेंट प्लान भी खराब हो जाएगा। तो हमारे को सबसे पहले जो फोकस करना है वो करना है डायग्नोसिस के ऊपर। हाउ टू डायग्नोज अ केस। एक पेशेंट आपके पास आ गया, अब आपने ये देखना है कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद ही तो सॉल्यूशन ढूंढेंगे हम लोग। पहले तो प्रॉब्लम चाहिए ना हमें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाउ टू मेक डायग्नोसिस। अब जब डायग्नोसिस बनाना है तो मैंने आपको बताया बेसिकली मैक्सिला, मैंडिबल, उसके बाद टीथ, और उसका इफेक्ट सॉफ्ट टिश्यू पे। तो जो बेस है वो तो मैक्सिला और मैंडिबल है, मतलब स्केलेटल है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा स्केलेटल को। जब स्केलेटल का हमें पता चल जाएगा कि प्रॉब्लमेटिक है या नहीं है, उसके बाद हम डेंटल पे आएंगे, और उसका इफेक्ट वो हमें दिखाई देगा, आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को। नेक्स्ट प्लीज। अब जो स्केलेटल एस्पेक्ट है ना डॉक्टर साहब, ये हम लोग एक साथ स्टडी नहीं करते, हम इसको 3 प्लेन्स में स्टडी करेंगे। जैसे कोई भी चीज है ना, अब जैसे मान लो एक गुब्बारा है, हमने उसको फुलाया। अब मैंने आपसे पूछा कि ये बताओ, ये इसके तीनों डायमेंशंस के अंदर आप बताओ कि कितना बढ़ा ये। तो आपको अलग अलग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि लेंथ कितनी बढ़ी, विड्थ कितनी बढ़ी, और हाइट कितनी बढ़ी। तो ऐसे ही अब अगर आप एक नेक्स्ट स्लाइड देंगे डॉक्टर साहब प्लीज। यस। अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये जो है ना एक बच्चे का फेस है। अब इसके मैक्सिला का साइज और उसके बाद ये बड़े के मैक्सिला का साइज में फर्क है। आपको ही पता है बच्चों का फेस छोटा होता है, ग्रोथ होती है, और उसके बाद वो बड़ा हो जाता है। अब बच्चा आपके पास आया कब है? जब प्रॉब्लम आ चुकी है, ग्रोथ खत्म हो चुकी है ना। अब उसका लेटस से मैक्सिला जो था वो हॉरिजॉन्टल में ज्यादा बढ़ गया, या वर्टिकल में ज्यादा बढ़ गया, या ट्रांसवर्स में कम ग्रोथ हुई उसकी। जब हो रही थी, या तो वो पेरेंट तब आपके पास बच्चे को लेके आते, अगर वो तब लेके आते तो हम लोग उसको उस टाइम पे करेक्ट कर सकते थे। उसको बोलते हैं ग्रोथ मॉडिफिकेशन। पर अभी जो आप मेरे से सीख रहे हो वो है ऑर्थोडोंटिक्स। सारे बच्चे तो नहीं आते ना डॉक्टर साहब 7 या 8 साल की एज में आपके पास। कई लोग 12 में आते हैं, कई 14 में, कई तो 20, 25, 30, 40 में भी आते हैं। मेरी ओल्डेस्ट पेशेंट है वो 67 ईयर्स की थी, है ना। तो कभी भी किसी पेशेंट को ये लग सकता है कि यार मुझे अपने दांत ठीक करवाने हैं। कोई हो सकता है फाइनेंशियल ट्रबल की वजह से ना करवा पाया हो, कोई हो सकता है नॉलेज की कमी की वजह से ना करवा पाया हो सकता है एक्सेसिबिलिटी ही ना हो। तो अगर आपके पास एक ऐसा पेशेंट आया है जिसकी ग्रोथ खत्म हो गई है, तो वो ऑर्थोडोंटिक्स की कैटेगरी में जाएगा। अगर एक पेशेंट ऐसा आया है जिसकी ग्रोथ अभी बची हुई है, तो वो ऑर्थोपीडिक्स की कैटेगरी में जाएगा। हाउ विल यू डिसाइड? इसका अभी के लिए बहुत सिंपल सा है, बाद में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए आप ये मान के चलो, जिस बच्चे के परमानेंट डेंटिशन आ गया वो ऑर्थोडोंटिक्स की कैटेगरी में डाल दो, और जिसका भी मिक्स डेंटिशन है उसको डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स की कैटेगरी में डाल दो। राइट। सो आपने ये मान के चलना है कि जो बच्चा आपके पास अभी बैठा है 13-14 साल का, उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, इसका मतलब अगर यहां से यहां आने में
कोई भी प्रॉब्लम हुई ग्रोथ के अंदर, लेटस से मैक्सिला बड़ा हो रहा था या मैंडिबल छोटा रह रहा था, पर पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, उनको लगा अपने आप ठीक हो जाएगा। पर अब जब बच्चा बड़ा हो गया है, 13-14 साल का हो गया है, तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि तेरे तो दांत ऊंचे हैं। अब वो उनको लगता है कि डेंटिस्ट के पास चलते हैं, फिर वो आपके पास आते हैं। अब आपको तो डायग्नोसिस बनाना पड़ेगा ना कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हुई है। तो इस सब के प्रोसेस को ही हम डायग्नोसिस के अंदर इंक्लूड करेंगे। पीछे जाएंगे डॉक्टर। अब क्या प्रॉब्लम हुई उसको समझने के लिए हमें तीन उसके अंदर इसको स्टडी करना है, एक्स, वाई एंड जेड। 3D बोलते हैं ना हम, 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन में ही कर रहे हैं, बस यहां हमने नाम बदल दिया, कुछ ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। ट्रांसवर्स प्लेन, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये प्लेन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, मेरा मैंडिबल ऐसे टेढ़ा हो गया, ऐसे हो गया, ये ट्रांसवर्स प्लेन की प्रॉब्लम है। मेरा ऐसे ओपन बाइट हो गई, ये वर्टिकल प्लेन की प्रॉब्लम है। और मैं यहां साइड से अगर आप मुझे देखोगे और मेरा मैंडिबल ज्यादा बड़ा हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन की प्रॉब्लम है। हम एक साथ तीनों को स्टडी नहीं कर सकते, अलग अलग करेंगे और फिर कंबाइन करेंगे, एक एक करके स्टडी करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। अगर इकट्ठा करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, स्टेप्स में करेंगे तो इट बिकम्स वेरी इजी। इजी होता है ना, देखो मैथ का कोई प्रॉब्लम होता है, वो एक साथ सोचोगे आप तो लगेगा यार पता नहीं क्या है, बट व्हेन वंस यू स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स, थोड़ा 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 वो करते हो, तो फिर लगता है कि हाँ अब हो जाएगा। है ना, ये हर जगह होता है जिंदगी में। जब भी कोई नई चीज हम शुरू करते हैं ना, हमें लगता है यार ये तो बड़ी मुश्किल है, पर जैसे जैसे आप करते जाते हो, स्टेप्स हैं। इसीलिए तो स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें पढ़ाई जाती हैं, है ना। तो इसी तरीके से यहां पे भी हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे सारा। अब ये जो स्केलेटल प्रॉब्लम्स हैं डॉक्टर साहब, ये आई क्यों होंगी? इसके दो ही कारण होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, या तो हेरिडिटरी या एनवायरमेंट। हेरिडिटरी का मतलब कैसे? जेनेटिक्स। हो सकता है किसी पेशेंट के जो पापा हैं उनका मैक्सिला बड़ा हो, मैंडिबल छोटा हो, तो वो बच्चे के अंदर आ गया। हो सकता है मदर की साइड से कुछ आ रखा हो, है ना। हो सकता है टुथ साइज छोटा हो, जो साइज बड़ा हो। बाकी आपने देखा है सिंड्रोमिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे क्रेनियल डिस्प्लेजिया, क्रेनियोफेशियल डायस्टोसिस, ऐसी ऐसी चीजें भी हैं। हेरिडिटरी हमारी हर चीज को अफेक्ट करती है। जैसे आपने सुना होगा कुछ पेशेंट डायबिटीज के लिए प्रोन होते हैं, कुछ पेशेंट ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए प्रोन होते हैं, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम बोलते हैं हेरिडिटरी ओरिजिन की। इसके बाद आता है एनवायरमेंटल। कुछ चीजें हैं जो सीधी एनवायरमेंट की वजह से ही होती हैं। जैसे मान लो मेरे को वायरल फीवर हो गया, या मैं बाइक पे जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया, मेरा टांग टूट गई, हाथ टूट गया। अब इसमें तो कोई हेरिडिटरी नहीं है, एनवायरमेंट था, बाइक तेज चलाई, स्किड कर गई, नीचे गिरा, टूट गई हड्डी। ये एनवायरमेंटल है। कई बार दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स जो है, इसके पीछे हेरिडिटरी भी है और एनवायरनमेंट भी है। लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, वेट ज्यादा है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं है, हेरिडिटरी भी अच्छी नहीं है। सो दोनों मिलके भी चीजें करते हैं, है ना। अब कोई भी कारण हो, देखो हम हैं क्लिनिशियन, हमारा काम है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब बच्चा आ गया जी 13 साल का, हमने देख लिया है मैक्सिला बड़ा है, अब हमने ये सोचना है कि इसको ठीक कैसे करना है, रादर देन कि यार ये हुआ क्यों होगा, पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं हेरिडिटरी, एनवायरमेंट। आप देखोगे मम्मी को, ओहो ये तो मम्मी के ऊपर गया हुआ है, ओहो अच्छा है तो दादाजी के ऊपर गया हुआ है। या तो हेरिडिटरी है, या माउथ ब्रीदिंग कर रहा था जी, अंगूठा चूसता था, ये एनवायरमेंटल है ना। किसी भी कारण से हुआ हो, हमने तो ये देखना है कि अब हो गया, अब इसके आगे क्या करना है। हड्डी टूट गई
है ना, किस कारण से टूटी छोड़ दो, पर अब आगे क्या करना है। ठीक। सो ये जो है इनकी वजह से ग्रोथ प्रॉब्लम हो जाती है डॉक्टर साहब, एंड जॉ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पेशेंट आपके पास कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे दांत टूट चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट प्लीज। ये ग्रोथ का मैंने बता ही दिया था। 3 डायमेंशन में किसी चीज को समझना क्यों जरूरी है डॉक्टर साहब, ये आप इस टेबल के एग्जांपल से समझ सकते हो। लेटर से मैंने अपने दोस्त को फोन किया कि भाई एक टेबल लिया है। अब वो कहता अच्छा, अब टेबल तो कोई भी हो सकता है, डाइनिंग टेबल हो सकता है, बेड टेबल हो सकता है, स्टडी टेबल हो सकता है, कॉन्फ्रेंस टेबल हो सकता है, राइट। तो हाउ विल ही नो, जब तक मैं उसको स्पेसिफाई नहीं करूंगा। अगर मैं उसको फोन पे ही बताता हूं भाई 10 फीट की तो लेंथ है उसकी, 4 फीट की हाइट है भाई, और 5 फीट की विड्थ, तो उसको एक आइडिया लग गया ना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब ये तो नहीं सोचेगा कि बेड टेबल है ना। तो यही चीज है, हमें 3D के अंदर पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि वो चीज को हम इजीली कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे के साथ। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे डॉक्टर। अब हम एक एक करके स्टडी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते किसको हैं? जब मैं आपके साइड में खड़ा हूं तो इस उसमें जो ग्रोथ हो रही है ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक नेक्स्ट पिक देंगे डॉक्टर। ये अगर आप यहां पे देखेंगे हमने साइड प्रोफाइल लिया हुआ है, तो मैक्सिला इधर ग्रो कर रहा है, मैक्सिला इधर कर रहा है, मैंडिबल इधर कर रहा है। अब मान लो किसी पेशेंट के अंदर मैक्सिला ज्यादा ग्रो कर गया, मैंडिबल कम कर गया, तो प्रॉब्लम आ गई। अगर किसी पेशेंट में मैक्सिला कम किया और मैंडिबल ज्यादा कर गया, तब भी प्रॉब्लम आ गई, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन की प्रॉब्लम्स हैं। ये क्या क्या होती हैं इनके बारे में बात करते हैं, पिछली स्लाइड पे जाएंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमें 3 तरह की प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं डॉक्टर साहब। स्केलेटल, ये वर्ड याद रखिएगा, स्केलेटल। हम किसकी बात कर रहे हैं? जॉज की। अभी टीथ की बात नहीं कर रहे, जॉज की बात कर रहे हैं। स्केलेटल क्लास 1 रिलेशन, उसके बाद स्केलेटल क्लास 2 एंड क्लास 3। 3 तरह की रिलेशन आपको मिलेंगे। किसी भी पेशेंट, किसी भी इंसान को आप स्टडी करो, ये 3 तरह के रिलेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं कि क्या होता है, हाउ डू वी डायग्नोज। नेक्स्ट स्लाइड आएंगे डॉक्टर साहब, नेक्स्ट आ जाइए। अगेन इसमें भी आप देख सकते हो दूसरी साइड से है हॉरिजॉन्टल, है ना। ये 3 टाइप है इसमें। अब इसमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर देता हूं जो हमने बात की। स्केलेटल क्लास 1 का क्या मतलब है? मैक्सिला और मैंडिबल की जो ग्रोथ है ना डॉक्टर साहब, वो बिल्कुल बढ़िया हुई है, ना कोई ज्यादा है ना कोई कम है। आप यहां देख सकते हैं बिल्कुल लाइन में। क्लास 2 का क्या मतलब है? मैक्सिला आगे चला गया है और मैंडिबल पीछे रह गया है। ये क्लास 2 होता है। डिटेल में बात करेंगे एक एक के बारे में, बढ़िया टाइम लगाएंगे इसके ऊपर, तसल्ली से समझाएंगे। तीसरा है मैक्सिला पीछे रह गया है और मैंडिबल आ गया, तो ये हो गया क्लास 1, ये हो गया क्लास 2 और ये हो गया क्लास 3। इनके आगे एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखना जरूरी है, स्केलेटल, क्योंकि ये मैक्सिला और मैंडिबल के बारे में बात कर रहा है, टीथ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ठीक। अब अगर हम पिछली स्लाइड पे वापस जाएं तो आप देखेंगे ये क्लास 1 है, बिल्कुल लाइन में है। ये क्लास 2 है, कॉन्वेक्स प्रोफाइल है। इसको मैं ड्रॉ भी करके दिखा देता हूं। यहां देखेंगे लाइन में है, यहां देखेंगे कॉन्वेक्स है, और यहां देखेंगे कॉनकेव है। कॉन्वेक्स मतलब ऐसे, कॉनकेव मतलब ऐसे, राइट। अब ये तो हमने बेसिक जाना कि किसी भी इंसान के अंदर ये 3 रिलेशन ही होंगे, ये 3 हो सकते हैं। हाउ डू एज अ डॉक्टर
वी डिटरमिन कि कौन सा है ना, क्योंकि डायग्नोसिस तो हमें बनाना है, पेशेंट तो लेके आएगा नहीं कि डॉक्टर साहब क्लास 2 है जरा देखना क्या करना है इसका, है ना, डायग्नोसिस तो हमें बनाना है। तो डायग्नोसिस हम कैसे बनाएंगे? नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर साहब। सबसे पहला, अब ये मैं पूरी हिस्ट्री से शुरू कर रहा हूं, जो ऑर्थोडोंटिस्ट करते हैं मैं एग्जैक्टली वही आपको सिखा रहा हूं, जो मैं पिछले 25 साल से कर रहा हूं, उसके अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं मैंने वो पिक की हैं जो सबसे इजी हैं। 15 साल हो गए मुझे कोर्सेज करवाते हुए केवल ऑर्थोडोंटिक्स के। जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो सारी की सारी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट कोई भी जो ऑर्थोडोंटिस्ट है वो ये देखता है कि इसके अंदर प्रोफाइल क्या है, पेशेंट की प्रोफाइल। प्रोफाइल का मतलब क्या है, यहां पे एक एक करके समझते हैं। जब आप इन 3 पॉइंट्स को मिलाएंगे, ये देखिए, ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन है डॉक्टर साहब, ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम इसको बोलते हैं क्लास 1। प्रोफाइल कैसे स्टडी करना है, आपने पेशेंट को साइड वो करना है, आप देख सकते हो मैंने फोटोग्राफ साइड से ले रखी है, आप खुद भी देख सकते हैं या फोटोग्राफ के ऊपर ऐसे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया प्रोफाइल, राइट। अब अगले की बात कर लेते हैं। क्लास 2 में कैसा दिखाई देगा? कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहां पे अगर हम इन 3 पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये देखिए, ये 3 पॉइंट्स हैं। अब ये जो प्रोफाइल है ये कॉन्वेक्स हो गया है, इसका मतलब ये है क्लास 2 स्केलेटन। ऐसे ही अगर हम तीसरी पिक पे आएंगे तो यहां पे अगर हम तीनों पॉइंट्स लेते हैं तो आप देखेंगे ये जो प्रोफाइल है ये हो गया है ऐसे, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स प्रोफाइल एंड इट इज इंडिकेटिव ऑफ अ क्लास 3 रिलेशन। तो हमने तीनों को देख लिया। अब केवल इससे डायग्नोसिस बनाना ना मुश्किल है डॉक्टर साहब, उसके पीछे कुछ कारण है। कोई भी ऑर्थोडोंटिस्ट केवल फेस देख के आपको अपना डायग्नोसिस नहीं बताएगा, उसके पीछे हाँ 90% ऑफ टाइम वो करेक्ट होते हैं, बट वो जो 10% टाइम जब हम गलत होते हैं वो भी तो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है ना। तो इसीलिए इसको देख के केवल मैं ये कह दूं कि मैं 100% ऑफ टाइम ठीक होऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यह क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इस प्रोफाइल असेसमेंट के अंदर हमारे को आती है? सबसे पहले डॉक्टर साहब ये है सब्जेक्टिव। मैंने बोला मुझे तो स्ट्रेट लग रहा है, आपने बोला नहीं मुझे तो कॉन्वेक्स लग रहा है थोड़ा सा। हाउ डू वी डिसाइड? कोई एंगल तो हमने यहां मेजर किया नहीं है। हाउ डू वी डिसाइड कि आप ठीक हैं कि मैं ठीक हूं? है ना, कोई तो एक परफेक्ट फॉर्मूला होना चाहिए ना जिससे हम डिसीजन ले लें कि भैया हम दोनों गलत है, तीसरे बंदे के पास गए, तू बता कौन सा ठीक है। उसके पास भी तो कुछ होना चाहिए, उसका अपना सब्जेक्टिव है, वो बोलेगा पता नहीं यार मुझे 3 लग रहा है। अब 3 प्रॉब्लम्स हो गई, है ना। सो इट इज सब्जेक्टिव। ये इतना सब्जेक्टिव है डॉक्टर साहब, मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है, मैं क्योंकि एक परफॉर्मा भरवाते हैं हम लोग, जब हम कोई पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, मैं आपको भी भेजूंगा वो सारा, तो आप देखेंगे कि मैंने सुबह उसके अंदर क्लास 1 भरा हुआ है और इवनिंग आते आते मैंने उसको क्लास 2 कर दिया, है ना। इतना वेरिएशन है बताओ। तो ये सब्जेक्टिव है ना, ये कैलकुलेटिव नहीं है। तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। दूसरी क्या है, एक्सपीरियंस के साथ वेरी करता है। मेरे को 25 साल का एक्सपीरियंस है, हो सकता है मैं 90% ऑफ टाइम्स ठीक हूं, आप तो अभी स्टार्ट करोगे, आप तो हो सकता है 50% ऑफ टाइम्स ही ठीक रहो, तो फिर कैसे बात बनेगी अपनी, है ना। कोई चीज जो जब हम सीख रहे हो ना वो ऐसी होनी चाहिए कि जो यंग है, जो नया है, वो कैलकुलेट करे तो भी उतना ही रिजल्ट आए, और जब मैं करूं तो भी उतना ही आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 2 into 2, स्टूडेंट बोल ले तो 5 हो जाए और टीचर बोल ले तो 4 हो जाए, है ना। चाहे 5 साल का बच्चा बोले
तो 2 × 2 4 होएगा, या फिर 50 साल का बोल ले 2 × 2 4 होएगा। मजा होता है ना सीखने का कि इतना सिंपलिस्टिक होना चाहिए। यहाँ पे वेरिएशन बहुत है डॉक्टर साहब, सब्जेक्टिव है, इसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। और बॉर्डर लाइन केसेस में तो और कंफ्यूजन है, देखते हैं अभी। देखो अब ये पिक मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आप में से ही कुछ लोगों को ये लगेगा कि ये क्लास 1 है और कुछ को लगेगा ये क्लास 2 है। ये देखिए, अब ये ना तो पूरा स्ट्रेट है ना पूरा कॉन्वेक्स है, तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज है ना। तो इसीलिए हम लोगों को कुछ और तरीका चाहिए था, इससे हम हेल्प लेते हैं। देखो हेल्प जहां से मिल जाए वो बढ़िया है ना, 100 चीजें चाहिए, एक किसी ने पकड़ा दी बाकी 99 और ढूंढ लेंगे कहीं से। पर पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये फुल डायग्नोस्टिक वो नहीं है कि आप इसकी मदद से पूरा का पूरा ट्रीटमेंट बना पाओगे ना। इट इज जस्ट एडजेंटिव। मैं जो बताऊंगा उसके बाद आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर फिर आप कहोगे कि सर ये बता ही क्यों रहे हो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं डॉक्टर साहब, क्योंकि आपको मान लो कल आपके कोई फ्रेंड है ऑर्थोडोंटिस्ट है, उन्होंने बोला अच्छा प्रोफाइल क्या लग रहा है इसका, आप कहोगे प्रोफाइल ये क्या चीज होती है, आपको अंडर कॉन्फिडेंस फील होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैंने आपको बोला था मैं आपको जीरो से सिखाऊंगा, आई ट्रीट यू लाइक अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, और वहां से मैं आपको एक एमडीएस ऑर्थोडोंटिक्स बनाऊंगा। डिग्री नहीं दे सकते हम लोग, नॉलेज तो दे सकते हैं। नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग एंडोडोंटिस्ट नहीं होंगे पर रूट कैनाल कर रहे हैं ना। आप में से बहुत सारे लोग पेरिडोंटिस्ट नहीं होंगे, स्केलिंग कर रहे हैं ना। आप में से बहुत सारे लोग ओरल सर्जन नहीं होंगे, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं ना। इम्प्लांट्स तो सारे ही कर रहे हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट इंक्लूडिंग। अब मैं एंडोडोंटिस्ट नहीं हूं पर मेरे क्लिनिक के ऊपर रूट कैनाल्स होती है ना, मैं इम्प्लांट्स खुद डालता हूं, इम्प्लांट्स के कोर्सेज करवाता हूं। सो नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, वो गेन कर लिया आपने, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। पेशेंट आपके पास आता है नॉलेज के लिए, आप अच्छा काम कर सकते हो, आपका पेशेंट आपको बोलेगा ठीक है डॉक्टर साहब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब डॉक्टर साहब फिर बात ये है कि हम इसका यूज कैसे करें। देखो कोई भी टूल जो बनाया गया है वो जरूरी नहीं है कि 100% हर बार ये काम करे, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमने उसको यूज ही नहीं करना। आप कर सकते हो। जैसे जब हम सब्जी मंडी जाते हैं तो आपने जैसे टमाटर खरीदना है तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं, उससे हमें लगता है कि हाँ ठीक हो सकता है, फिर हम उसको हाथ लगा के चेक करते हैं, फिर उसको दबा के देखते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं। तो ये अभी आप देख रहे हो, तो आप सबसे पहले पेशेंट को देखोगे और सोचोगे मुझे ये क्लास 1 लग रहा है, पर यहां फाइनल नहीं हो जाओगे ना। फिर आप कहोगे कि लेट अस सी और आगे क्या कर सकते हैं, और कैसे इसी डायग्नोसिस को इतना परफेक्ट बनाएं कि हम कभी भी गलत हो ही ना। ठीक, तो ये पहला स्टेप था हमारा। नेक्स्ट प्लीज। अगला जो टूल यूज करते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट वो है डॉक्टर साहब लेटरल सिफेलोग्राम। लेटरल सिफेलोग्राम और ये जो पिक्चर आपने देखी इसके बीच में क्या फर्क है। लेटरल सिफेलोग्राम में सॉफ्ट टिश्यू अलग हो जाता है, उसकी डेंसिटी कम है, हार्ड टिश्यू की ज्यादा है। तो अब हम मैक्सिला और मैंडिबल को क्लियरली देख पा रहे हैं। अब देख रहे हो यहां पे मैक्सिला मुझे पूरा प्रॉपर दिखाई दे रहा है, मैंडिबल पूरा प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ये मैंडिबुलर ऐसे है ना, ये पूरा मैक्सिला, ये सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियसली इट शुड बी ए बेटर टूल। तो हमने क्या किया, इसके अंदर हमने, और ये मैं शुरू से जब हमने बोलता हूं ना मैं, तो समझो पिछले 120 साल की ऑर्थोडोंटिक हिस्ट्री में जो जो चीजें हुई हैं हम सब कवर कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या किया, हमने कुछ टूल्स बनाए। सबसे पहले हमने कुछ पॉइंट्स लिए, हमने एक ट्रेसिंग पेपर लिया, अपने सिफेलोग्राम के ऊपर लगाया और उसके साथ हमने ट्रेस करना शुरू किया और कुछ पॉइंट्स बनाए। जैसे इसको हम एन पॉइंट बोलते हैं, इसको हम ए पॉइंट बोलते हैं, इसको हम बी पॉइंट बोलते हैं, इसको पोगोनियन बोलते हैं, इसको ओक्लूजल प्लेन बोलते हैं, इसको पैलेटल प्लेन बोलते हैं, इसको सैला पॉइंट बोलते हैं, एस एन लाइन हो गई, ये मैंडिबुलर प्लेन हो गया। इस तरह से
और फिर हमने इनके ऊपर पूरे डायग्नोस्टिक सेटअप बनाए, बहुत मेहनत की। पर आपने एक बात नोट की है, विजिटिंग ऑर्थोडोंटिस्ट जिनके पास आते हैं, जिन्होंने कभी देखा होगा, 1% लोग भी सेफेलोग्राम नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि ये जो डायग्नोसिस के सेटअप हमने बनाए थे ना, इनके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि ये बड़े फॉल्स रिजल्ट देते थे। एक डायग्नोस्टिक सेटअप बोल रहा है कि ये पेशेंट क्लास 1 है, दूसरा बोल रहा है क्लास 2 है। मेरी तो थीसिस इस चीज के ऊपर थी कि सिफेलोमेट्रिक एनालिसिस के क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे कैसे वो फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं, राइट। जैसे इसमें मैं नाम बता रहा हूं, याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे विट्स अप्रेजल हो गया, स्टाइनर्स एनालिसिस हो गया, एपीपी बीपीपी प्लेन हो गया, ऐसी ऐसी कई चीजें बनाई हमने डॉक्टर। पर आज की डेट में ऑर्थोडोंटिस्ट को ये पता है कि ये लेके भी मैं वहीं का वहीं खड़ा रहता हूं, बिकॉज ये मुझे 100% जो मुझे क्लिनिकल करना है वो डायग्नोसिस नहीं दे पाता। अगेन इट इज एन एडजंक्टिव, इट इज ए टूल जो कि थोड़ी बहुत हेल्प करता है। इसीलिए मोस्टली ऑर्थोडोंटिस्ट आप देखना सिफेलोग्राम नहीं करवाते, केवल ओपीजी करवाते हैं, है ना। तो ये भी कोई बहुत अच्छा टूल नहीं निकला। नेक्स्ट प्लीज। ये सिफेलोग्राम आप देखोगे क्लास 2 के अंदर है, ये क्लास 3 के अंदर है, ये सेम जैसे वो पेशेंट्स हैं उन्हीं के सिफेलोग्राम है। तो इसमें आप देख सकते हो तीनों पॉइंट अगर मैं मार्क करूंगा ना क्लास 3 के, तो आप देखेंगे ये हमने यहाँ पे और यहाँ पे जब मार्क किया तो ये देखो ये कॉनकेव बन गया, है ना। बट अगेन ये बड़े डेफिनेटिव टूल है नहीं डॉक्टर। अल्टीमेटली जो हम यूज करते हैं मैं आपको वो सिखाऊंगा। नेक्स्ट प्लीज। तो फिर करें क्या? ना तो सिफेलोग्राम अच्छा है सर, ना प्रोफाइल की स्टडी अच्छी है। ठीक है हेल्प कर देते हैं, पर पूरा पक्का ठक्का तो कुछ बताया नहीं आपने। तो गो बैक टू बेसिक्स पापा जी। एंगल एड एंगल हार्टली एडवर्ड्स, एडवर्ड्स हार्टली एंगल, है ना, फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्थोडोंटिक्स। उन्होंने बहुत पहले बोल दिया था मोलर रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो। मोलर रिलेशनशिप देखो, ना कोई एक्सरे कराना ना कुछ करना, और पक्का है क्योंकि हमें मोलर रिलेशनशिप आराम से देखना आता है। और अगर नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा, बिकॉज वी आर ट्रीटिंग यू लाइक अ फाइनल ईयर स्टूडेंट। आई एज्यूम आपको मोलर रिलेशनशिप नहीं देखना आता, राइट। और अगर वैसे आता होगा पर ऑर्थोडोंटिक्स में और बेहतर तरीके से सीखेंगे, जो कि आप बाकी फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं, अपनी प्रोस्थेटिक्स में इंप्रूव कर सकते हैं, है ना। सो हाउ टू डू दैट? तो डॉक्टर साहब ये है क्लास 1 मोलर रिलेशन। ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना ये चीज, बिकॉज वैसे तो इजी है, बट थोड़े से कॉन्सेप्ट और समझ लोगे तो और आसान हो जाएगा। क्लास 1 मोलर का मतलब क्या है? आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, एंगल्स क्लासिफिकेशन फाइनल ईयर में पढ़ी थी, दोबारा रिवाइज करते हैं। मीजियो बक्कल कस्प ऑफ अपर फर्स्ट मोलर लाइज इन दी मीजियो बक्कल ग्रुप ऑफ द लोअर फर्स्ट मोलर। क्या है ये चीजें एक बार देख लेते हैं। अब अगर आप देखेंगे डॉक्टर साहब, ये है मीजियो बक्कल कस्प और ये है मीजियो बक्कल ग्रुप, ये इसके अंदर गिर रही है, राइट। पर बहुत बार क्या होता है कि ये जो मोलर है ना, इसको आप ढंग से कर नहीं पाते, प्रॉब्लमेटिक लगता है। तो और भी अच्छे तरीके हैं। प्रीमोलर इज अ वेरी गुड गाइड। आप बोलने को उसको मोलर रिलेशनशिप बोल लो, पर देखोगे प्रीमोलर से कैसे। अपर के जो लेटरल इंसाइजर होते हैं, सेंट्रल इंसाइजर होते हैं, वो होते हैं बड़े। लोअर के जो लेटरल और सेंट्रल इंसाइजर है वो है छोटे। जब दांतों में कोई गैप नहीं होता तो लोअर के टीथ हमेशा आगे रहेंगे। अब आप यहां से शुरू करें कैनाइन से। ये है मीजियल कस्प्रिज, ये है डिस्टल कस्प्रिज अपर की, और लोअर की ये है डिस्टल कस्प्रिज और ये है मीजियल कस्प्रिज। अगर आप देखेंगे
अपर की मीजियल और लोअर की डिस्टल, ये दोनों आपस में मिलती हैं। ये यहां पे ये अपर का डिस्टल, लोअर का मीजियल, ये वर्ड आपने हमेशा याद रखना है। अपर का डिस्टल, लोअर का मीजियल, क्लास 1 के लिए किसी भी टूथ को देख लो। अब फर्स्ट प्रीमोलर, अपर का डिस्टल, लोअर का, अपर का मीजियल, लोअर का डिस्टल, अगेन अपर का मीजियल, लोअर का डिस्टल। आप इन तीनों रिलेशन में से कैनाइन चेक कर लो, फर्स्ट प्रीमोलर कर लो, सेकंड कर लो, ये आपको बेस्ट आइडिया देंगे। मोलर आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, दे विल गिव यू द बेस्ट आइडिया कि मोलर रिलेशनशिप है क्या। सो दिस इज कॉल्ड अ क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप। ठीक, अब नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। अब क्लास 2 में क्या हुआ था डॉक्टर साहब? मैक्सिला या तो आगे था या मैंडिबल पीछे था, तभी कॉन्वेक्स प्रोफाइल बन रहा था ना हमारा। तो अब क्या होगा? या तो मैंडिबल के टीथ पीछे चले जाएंगे या मैक्सिला के टीथ आगे आ जाएंगे, और वही आपको यहां दिखाई देता है। देखिए कितने, क्लास 1 में क्या था? अपर का मीजियल, लोअर का डिस्टल, अपर का मीजियल, लोअर का डिस्टल। क्योंकि अब ये पीछे चले गए, उल्टा हो गया। अपर का डिस्टल, लोअर का मीजियल, अपर का डिस्टल, लोअर का मीजियल, अपर का डिस्टल, लोअर का मीजियल। क्यों? क्योंकि ये जो मैंडिबल है या तो ये पीछे चला गया है या ये मैक्सिला आगे आ गया है। ये चीज पहले ऐसे थी, क्लास 1 था, ऐसे क्लास 1 था। अब या तो मैक्सिला आगे आ गया या मैंडिबल पीछे चला गया। दोनों ही सिनेरियो में आपका जो ये कस्प है, इसका रिलेशन चेंज हो जाता है, और मीजियोबक्कल कस्प की बजाय डिस्टोबक्कल कस्प गिर रहा है। तो इन चारों में से कोई भी एक चीज देख लो आप, कैनाइन रिलेशन, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर और मोलर, दैट विल डिसाइड योर मोलर रिलेशनशिप। हम इसको बोलते मोलर रिलेशनशिप है, पर ये एक्चुअली इन चारों टीथ का रिलेशनशिप है। क्योंकि अगर आपका मोलर क्लास 2 है ना, तो प्रीमोलर भी क्लास 2 होगा, कैनाइन भी क्लास 2 होगा। अगर कैनाइन क्लास 1 है तो मोलर भी क्लास 1 होगा, अनटिल अनलेस बीच में कोई क्राउडिंग या गैप ना आ गया। पर आपने कुछ नहीं वरी करना, जो टूथ आपको लगता है जिससे मैं इजीली चेक कर सकता हूं, आपने उससे मोलर रिलेशनशिप चेक करना है। अब क्लास 3 भी दिखा देते हैं आपको एक बार। ये क्लास 3 है डॉक्टर साहब, इसमें क्या हुआ? मैंडिबल आगे आ गया, ये देखो, या मैक्सिला पीछे चला गया। तो इसमें तो और ज्यादा वो होगा ना। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो आप देखिए लोअर का कैनाइन और अपर कैनाइन में गैप आ गया है ना? क्योंकि लोअर कैनाइन का पहले क्या था? अपर का मीजियल, लोअर का डिस्टल एक दूसरे के साथ मिल रहे थे ऐसे। अब जब लोअर आगे आ गया तो इनके बीच में गैप आ गया ना, देखो ये यहां पे आप देख सकते हो। सेम यहां पे है, सेम यहां पे है। मोलर में क्या होगा? अब क्योंकि लोअर मोलर आगे आ चुका है मैंडिबल की वजह से, तो प्रीमोलर आके मिल रहा है मोलर के साथ, देखो है ना? ये बन गया क्लास 3 मोलर। ठीक है, तो अब इसको हमने यूटिलाइज कैसे करना है? डॉक्टर साहब आपने प्रोफाइल, सिफेलोग्राम कुछ नहीं देखने की जरूरत। आपने पेशेंट को देखा, अब उसका मोलर रिलेशनशिप चेक करो। अगर वो क्लास 1 है तो उसको क्लास 1 की तरह ट्रीट करो, क्लास 2 है तो क्लास 2 की तरह ट्रीट करो, और क्लास 3 है तो स्केलेटल क्लास 3 की तरह ट्रीट करो। अब आप कहोगे सर कैसे? वो तो भी बताऊंगा ना, पहले तो डायग्नोसिस बनाना है ना अपने। तो डायग्नोसिस क्या बना हमारा? यू विल सी अ पेशेंट, यू विल सी द प्रोफाइल, एंड देन यू विल से मुझे लग रहा है क्लास 1 है। अब इसको पक्का नहीं मानना, अब आप जाओ मुंह के अंदर और वहां देखो मोलर रिलेशनशिप क्या है। अगर वो भी क्लास 1 है तो बहुत बढ़िया है, दोनों चीजें मिल गई। अगर वो क्लास 2 है, प्रोफाइल को छोड़ दो, मोलर रिलेशनशिप पे फोकस करो। अगर क्लास 3 है तो क्लास 3 है, बात खत्म।
तीनों का प्लान, ट्रीटमेंट प्लान कैसे बनता है वो भी डिस्कस करेंगे हम, पर पहले डायग्नोसिस बनाना जरूरी था, है ना। तो यहां तक का पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि डायग्नोसिस हमने बना लिया। अब हम अगले स्टेप पे जाएंगे डॉक्टर साहब, और वो है कि ट्रीट कैसे करना है सर। अभी के लिए इस लेक्चर में हम स्केलेटल क्लास 2 को ट्रीट करेंगे, अगले लेक्चर में क्लास 1 को ट्रीट करेंगे, और उसके अगले लेक्चर में क्लास 3, और बाकी दो दो प्लेन बच गए, ट्रांसवर्स और वर्टिकल, उनके बारे में बात करेंगे, है ना। मैं छोटे छोटे लेक्चर रखूंगा, पौना घंटा, 1 घंटा, 40 मिनट, बिकॉज मुझे पता है उससे ज्यादा फोकस नहीं हो पाता एक बार में ना। इससे ज्यादा पढ़ोगे तो सिर के ऊपर से निकलना शुरू हो जाता है। छोटे छोटे लेक्चर होंगे, पढ़ो, ब्रेक लो, उसके बाद दूसरे पे जाओ आराम से, है ना। बार बार रिपीट करो उसको, जब तक आपको एक लेक्चर क्लियर ना हो जाए तब तक अगले पे शिफ्ट मत करो, ठीक। अब हम बात करेंगे स्केलेटल क्लास 2 केसेस की। हम तीनों डिस्कस करेंगे एक एक करके। क्लास 1 को भी डिस्कस करेंगे कि उसकी ट्रीटमेंट प्लानिंग कैसे बनती है, क्लास 2 को भी डिस्कस करेंगे कि उसकी ट्रीटमेंट प्लानिंग कैसे बनेगी, और क्लास 3 को भी करेंगे। उसके बाद ट्रांसवर्स, वर्टिकल, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे स्केलेटल क्लास 2 के केसेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हिस्ट्री के दौरान कैसे ट्रीट किए गए, और आज हम उनको कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमने डायग्नोसिस बना लिया डॉक्टर साहब। कैसे बनाया डायग्नोसिस? मोलर रिलेशनशिप देख के। क्या था इस पेशेंट का मोलर रिलेशनशिप? क्लास 2 मोलर। क्लास 2 मोलर मैंने आपको पिछली स्लाइड में सिखा दिया था कैसे देखना होता है। कोई भी कंफ्यूजन होता है, ग्रुप के अंदर बहुत सारे केसेस आते हैं, वो ग्रुप आपको ज्वाइन करवा देंगे। उस ग्रुप के अंदर आप आराम से बैठ के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ मैं भी दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए केसेस, बट और ज्यादा एनहेंस करने के लिए ग्रुप के अंदर आपने केसेस देखते रहना है। अब हमने डायग्नोसिस बना लिया कि ये पेशेंट का जो मोरल रिलेशनशिप है ये क्लास 2 है, इसका मतलब ये स्केलेटल क्लास 2 का पेशेंट है। नाउ हाउ डू वी ट्रीट दैम? क्लास 2 डॉक्टर साहब होता क्या है? बेसिकली क्लास 2 के अंदर ना दो है प्रॉब्लम्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, या तो जो मैक्सिला है वो लार्ज हो जाता है, या तो मैक्सिला जो है वो लार्ज है इन द सेंस प्रोग्नेथिक है, बाहर है, या मैंडिबल जो है वो रेट्रोग्नेथिक है या स्मॉल है, और या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है थोड़ा मैक्सिला बड़ा हो, थोड़ा मैंडिबल छोटा हो। तो ये प्रॉब्लम है बेसिकली, बिकॉज इट इज स्केलेटल प्रॉब्लम। अभी डेंटल की कोई बात नहीं कर रहे आप, डेंटल से तो डायग्नोसिस बना है अपना, बाकी तो प्रॉब्लम तो स्केलेटल ही है। स्केलेटल क्लास 2 है ये। क्या हो गया? या तो मैक्सिला बड़ा है जी, या मैंडिबल छोटा है। कैसे आइडेंटिफाई करें? सबसे पहले तो यही करना है ना कि सर दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मैक्सिला बड़ा या मैंडिबल छोटा। हाउ डू वी आइडेंटिफाई? बहुत सिंपल है, एक क्लिनिकल टेस्ट करना है आपने, उसका नाम है वीटीओ। व्हाट इज वीटीओ? विजुअल ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव। आपके ट्रीटमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, आप उसको विजुअली देख सकते हो। ये मैंडिबल के अंदर बड़ी खास बात है, वी टी ओ, है ना। होता क्या है ये पहले ये देख लेते हैं। आइए, अब ये लड़की को अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर साहब ये ना, ये प्रोफाइल हमने देखा कॉन्वेक्स है, हमें लगा क्लास 2 है। उसके बाद हम मोलर रिलेशनशिप पे गए, जब वहां जाके देखा तो क्लास 2 था मोलर, तो हमने कहा ठीक है जी, तो स्केलेटल क्लास 2 है। अब क्या करें? सबसे पहले वीडियो करेंगे। वीडियो में क्या बताएगा कि मैंडिबल छोटा है कि मैक्सिला बड़ा है। अगर पेशेंट को हम ये कह दें कि बेटा अपना मैंडिबल आगे लेके आओ, तो लेके आ सकता है ना, वो हम सब लेके आ सकते हैं, देखो, राइट। और उसको बोलो आगे वाले दांत मिला ले। कैसे? कुछ इस तरह, ये देखो, राइट। अब अगर आप इसको देखोगे प्रोफाइल को, तो देखो कितनी इंप्रूवमेंट आ गई इसके प्रोफाइल में, वहां के मुकाबले यहां। आप देखो एक बार, क्या चेंज लग रहा है आपको? ये लड़की यहां से यहां बेहतर लग रही है,
बहुत बेहतर लग रही है, राइट। इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है तो क्लास 2, पर मैंडिबल के छोटा होने की वजह से है। अगर किसी पेशेंट का मैक्सिला बड़ा हो और आप मैंडिबल को भी आगे ले आओ, तो वो पेशेंट तो ऐसे लगेगा, उसकी दोनों जो प्रोग्नेटिक हो गए अब, राइट। तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको बोलते हैं वीटीओ पॉजिटिव। अगर वीटीओ पॉजिटिव है तो जो क्लास 2 है वो छोटे मैंडिबल की वजह से था। अगर वीटीओ नेगेटिव है तो वो बड़े मैक्सिला की वजह से था। ठीक, अब हमारे पास डायग्नोसिस आ गया कि जी क्लास 2 है, और किस वजह से है? छोटे मैंडिबल की वजह से। अब यहां पे, अब देखो शुरू से शुरू करेंगे आपका। यहां पे हमारे मन में आया कि ये पेशेंट, और इस पेशेंट की कंप्लेंट क्या है कि डॉक्टर साहब मेरे दांत ऊंचे हैं। दांत ऊंचे नहीं है, मैंडिबल छोटा है। पेशेंट को तो वही चीज लग रही है ना। इसको भी और डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट आएंगे डॉक्टर। ये हमने देख लिया डॉक्टर साहब, ये मैंने बता दिया सारा। अब ये स्केलेटल क्लास 2 में क्या क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, पेशेंट आपके पास क्या लेके आता है, और बना क्यों। बना तो वही बात आ गई, मैंने भी थोड़ी देर पहले सिखाया था, या तो हेरिडिटरी होगा या एनवायरमेंट होगा, है ना। या तो पेरेंट्स से आया है, या अंगूठा चूसता था, या थंब सकिंग करता था, या फिर माउथ ब्रीदिंग करता था, है ना। किसी न किसी कारण से तो क्लास 2 बना है। ग्रोथ किसी न किसी कारण से मैंडिबल की या तो कम हुई है या मैक्सिला की ज्यादा हुई है, तभी ये बच्चा जब हमारे पास आया तो ये क्लास 2 बन चुका था। अब इसमें आपको दिखेगा क्या, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, एक तो कॉन्वेक्स प्रोफाइल दिखेगा, ये कॉन्वेक्स प्रोफाइल दिखेगा। दूसरा, अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, इनकॉम्पिटेंट लिप्स होते हैं। व्हाट आर इनकॉम्पिटेंट लिप्स? जब हम रिलैक्स पोजीशन में बैठे हो और हमारे लिप्स जो हैं वो मिले ना, उनके बीच में गैप रह जाए, तो इसको बोलते हैं इनकॉम्पिटेंट लिप्स। अब देखिए यहां पे इनकॉम्पिटेंट क्यों होता है। डॉक्टर साहब एक बार नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे मुझे थोड़ी और। हाँ, अब यहां पे देखिए डॉक्टर साहब, बेसिकली ये पेशेंट जब रिलैक्स पोजीशन में बैठा है तो इसके दांत देखो, लिप्स के बीच में कितना गैप है। तो ये जो लिप्स हैं ये इनकॉम्पिटेंट लिप्स हैं। और ये प्रॉब्लम आई क्यों? बिकॉज आप इधर देखो, मैक्सिला के यहां पे है लिप, और मैंडिबल का यहां पे है लिप। ये मिलेंगे कैसे? बेचारे दूर बहुत है ना, एक दूसरे से दूर चले गए, ठीक है ना। तो फिर कैसे मिलेंगे? तो इनकॉम्पिटेंट क्लास 2 में हमेशा रहेगा ही रहेगा। और क्या होता है अब, क्योंकि ये लिप्स इनकॉम्पिटेंट है, जब ये पेशेंट मुंह बंद करने की कोशिश करता है, इसको लगता है मैं मुंह बंद कर लूंगा तो मेरे दांत बाहर नहीं दिखेंगे, तो ये ऐसे करके बंद करता है। और जब ये ऐसे करके बंद करता है तो इसकी मेंटालिस मसल एक्टिवेट हो जाती है, और लोअर लिप उठ के आके जाता है। आप अपने अपने ऊपर भी ट्राई करके देखना, जब आप इस लोअर लिप को मूव करते हो ना, तो यहाँ पे ये मसल एक्टिव हो जाती है, पकड़िंग हो जाती है ना। तो इस केस के अंदर वो हो गया फिर, तो हाइपर एक्टिव मेंटालिस हो जाती है। अपर लिप बेचारा ऊपर पड़ा पड़ा बिल्कुल वेला हो चुका है, तो इनएक्टिव अपर लिप बन जाता है ना। साथ में क्या है, ये पेशेंट चीफ कंप्लेंट क्यों लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे दांत ऊंचे हैं। अब देखो, ये पेशेंट के दांत लोअर लिप के ऊपर रखे हुए हैं बिल्कुल। जब ये हंसेगा तो लोअर लिप पीछे चला जाएगा और बाहर लगेंगे दांत इसके। तो इसकी चीफ कंप्लेंट होती है टीथ बाहर लगने की, जबकि प्रॉब्लम है मैंडिबल के छोटा होने की। इसीलिए तो हमारी हेल्प की जरूरत है ना, नहीं तो पेशेंट खुद ही डायग्नोसिस बना के ले आते। पेशेंट तो अपनी चीफ कंप्लेंट दे रहा है, मैंने शुरू में क्या बोला था, पेशेंट आपको आके अपनी चीफ कंप्लेंट देगा, आपने उसके ऊपर डायग्नोसिस बनाना है। ठीक, और क्या क्या चीजें होती हैं इसमें डॉक्टर साहब? नेक्स्ट आएंगे डॉक्टर साहब, नहीं वो वाला इंट्राओर्बिक्स। हाँ, अब इसमें क्या होगा डॉक्टर साहब देखिए, क्योंकि मैंडिबल पीछे चला गया,
तो मोलर रिलेशनशिप क्लास 2 बन गया, यू कैन सी सब जगह। अब क्योंकि मैंडिबल पीछे चला गया तो ओवरजेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये देखिए, ये इंक्रीज ओवरजेट आ गया आपका, राइट। और क्या होगा? अब क्योंकि मैंडिबल के टीथ पीछे चले गए, अब ये बिल्कुल फ्री है, ये सुपरा इरप्ट करते हैं, ये यहां आके टकराएंगे, तो डीप बाइट हो गई कि नहीं हो गई? तो ये सारे जो फीचर्स हैं, पीछे आएंगे डॉक्टर, और थोड़ा पीछे, और थोड़ा पीछे, हाँ, इंक्रीज्ड ओवरजेट मिलेगी, क्लास 2 मोलर रिलेशनशिप मिलेगा, क्लास 2 कैनाइन, डीप बाइट, नैरो अपर आर्च, ये सारी की सारी चीजें आपको क्लास 2 केसेस में मिलेंगी। अब वो कहोगे इनका करना क्या है? करना कुछ नहीं है, कोरिलेट करना है कि ये सारी प्रॉब्लम्स, जब मैं ट्रीटमेंट प्लानिंग की बात करूंगा ना, ये सब प्रॉब्लम्स हैं हमारी, हमने इनको सबको सॉल्व करना है। तो जब तक प्रॉब्लम्स नहीं पता होंगी, सॉल्व कैसे करेंगे आप? तो इसीलिए ये मैंने एक लिस्ट दी है आपको कि क्लास 2 केसेस में नॉर्मली आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, आगे आएंगे डॉक्टर। हाँ, अब बारी आती है कि जी सॉल्यूशन क्या है, फिर इसका प्रॉब्लम हमें पता चल गई क्या है। हमने देखा स्केलेटल क्लास 2 है, कैसे पता चला कि जी मोलर रिलेशनशिप क्लास 2 था? ठीक है जी, वीटीओ किया, पॉजिटिव आया, इसका मतलब मैंडिबल छोटा है। वीटीओ किया, नेगेटिव आया, इसका मतलब मैक्सिला बड़ा है। डायग्नोसिस हो गया पूरा, प्रॉब्लम्स भी दिख गई सारी, डीप बाइट भी है जी, इंक्रीज्ड ओवरजेट भी है जी, मोलर रिलेशनशिप भी क्लास 2 है, कैनाइन भी क्लास 2 है, प्रीमोलर भी क्लास 2 है, सारी प्रॉब्लम्स और सब कुछ हमें सामने दिखाई दे रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब देखो डॉक्टर साहब, एक एक करके लेंगे, पहले स्मॉल मैंडिबल वाली को ले लेते हैं। मैंडिबल छोटा है, ठीक, ग्रोथ हो गई खत्म। क्यों? क्योंकि ऑर्थोडोंटिक्स के अंदर हमने क्या बात की थी कि हम लोग किन पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं ऑर्थोडोंटिक्स में? जिसकी ग्रोथ खत्म हो चुकी है। अगर यही बच्चा 7 साल पे आता तो ट्रीटमेंट प्लान अलग बनता, वो भी सिखाऊंगा मिक्स डेंटिशन में कैसे करते हैं, आगे वाले लेक्चर्स में मिलेगा आपको। पर अभी आपको ऑर्थोडोंटिक्स सिखा रहा हूं मैं, क्योंकि आप मेरे पास मेनली तो ऑर्थोडोंटिक्स ही सीखने आए हो। तो अब बच्चे की ग्रोथ तो खत्म हो गई, अब आप मैंडिबल को बड़ा नहीं कर सकते ग्रोथ मॉडिफिकेशन करके। तो ये प्रॉब्लम, तो ये वाला तो सॉल्यूशन आउट हो गया। दूसरा सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? हम सर्जरी करके इस मैंडिबल को बड़ा कर सकते हैं। ऐसी सर्जरीज अवेलेबल है, इसको बोलते हैं मैंडिबुलर एडवांसमेंट सर्जरी, जिसमें से सबसे कॉमन है बीएसएसओ, बाइलेटरल सैजिटल स्प्लिट ओस्टियोटमी। बट ऑब्वियसली आपने अपने पेशेंट से बात की होगी, कितने पेशेंट रेडी होते हैं डॉक्टर साहब कि ठीक है सर्जरी करवा लेंगे, 5-6 लाख रुपए का खर्चा, 6 घंटे की सर्जरी, 1 महीने पेशेंट कहीं जा नहीं पाएगा, इतना बड़ा मुंह हो जाता है ना। अगर किसी का प्रोफेशन ही ऐसा है, उसको है कि मुझे तो आगे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, फैशन इंडस्ट्री में जाना है ना, तो वो सोच सकता है। बट नॉर्मल तो लोग नहीं करवाते ना, आपने देखा होगा ब्रेस्ट से ही कर रहे हैं, सर्जरी तो नहीं कर रहे, है ना। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि सर्जरी से होगा क्या। अब देखो सॉल्यूशंस एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है डॉक्टर साहब मैंडिबुलर एडवांस, जो मैंने अभी बताया आपको, ये किसके थ्रू होगा? ये होगा सर्जरी के थ्रू, ठीक। पहले केवल इसी को देखते हैं, फिर वापस आएंगे। हाँ डॉक्टर साहब आएंगे एक बार। हाँ, अब ये एक वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, एक बार देख लीजिए, इट विल टेक जस्ट अ मिनट। बेसिकली इसमें मैंने क्या दिखाया है कि मैंडिबल जो है, अब आप यहां देखिए, एक बार दोबारा चला देंगे डॉक्टर साहब। अब आप यहां पे देखिए डॉक्टर साहब,
ये मैंडिबल को हमने यहाँ पे चलने दे, डॉक्टर साहब चलने दे, मैं अपने आप बता दूं। ये यहाँ पे हमने कट किया, ये मैंडिबल को आगे ले आए, और आप यहाँ चेंज दे सकते हैं यहां से यहां के बीच, राइट, बंद कर दीजिए। तो अगर इसको देखेंगे आप डॉक्टर साहब, ये सर्जिकल प्रोसीजर है, मोस्टली लोग नहीं कर पाते, है ना। नेक्स्ट आएगा। अब ये जो इसकी प्रॉब्लम क्या है, वैसे बड़ा अच्छा है, रिजल्ट बहुत प्यारा आता है, पेशेंट की लुक्स ही बदल जाती हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट्स रेडी ही नहीं होते। मेरे को 2-3 साल में एक पेशेंट मिलता है जो कि बहुत सीवियर होता है, जो कहता है कि ठीक है डॉक्टर साहब सर्जरी कर लेंगे, है ना। सो मोस्ट पेशेंट्स डोंट वांट सर्जिकल ट्रीटमेंट, इट्स अ मेजर सर्जरी, 6-7 घंटे की सर्जरी है इन एक्सपर्ट हैंड्स, कॉल्ड बीएसएस। तो मैंने बताया ना, बाइलेटरल सैजिटल स्प्लिट ओस्टियोटमी। सो हमें कोई और सॉल्यूशन ढूंढना था डॉक्टर साहब, क्योंकि पेशेंट्स तो रेडी हो ही नहीं रहे थे, कितने रहने दो डॉक्टर साहब, फिर तो ऐसे ही ठीक, राइट। तो ये हमारे, और ये हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अब अगली जो सॉल्यूशन हमने सोची डॉक्टर साहब, वो सोची कि यार मैंडिबल को आगे नहीं ला सकते, चलो मैंडिबुलर टीथ को आगे लेके आते हैं, कोशिश करके देखते हैं, क्या पता उससे ठीक हो जाए। मैंडिबल नहीं आ रहा, मैंडिबुलर टीथ से ही, है ना। इट इज लाइक मैं यहां इस चेयर पे बैठा हूं डॉक्टर साहब, ठीक है, ये यहाँ पे मैं बैठा हूँ। अब देखो मेरे को ना ड्राइंग बहुत कम आती है, बुरा सा जो बैठा हूँ ना, ये मैं ही बैठा हूँ, और ये एक टेबल है, ठीक है, मुझे इस टेबल के पास जाना है। दो ऑप्शंस हैं, तीन है एक्चुअली। एक ये कि इसको पीछे ले आए टेबल को, एक ये इस चेयर को आगे ले आए, है ना, पर ये दोनों फिक्स है, अनफॉर्चुनेटली ये दोनों फिक्स्ड हैं, सर्जरी के लिए पेशेंट मान नहीं रहा। अब केवल एक ही ऑप्शन बचती है, वो क्या बचती है कि हम इसको आगे सरका दें, क्योंकि हमें इनको तो मिलाना ही है, खाना यहाँ रखा हुआ है, खाने वाला यहाँ बैठा हुआ है ना, मैक्सिलरी टीथ यहाँ है। अगर हम मैंडिबल को आगे नहीं ला सकते, लेट अस ट्राई एंड ब्रिंग दी मैंडिबुलर टीथ फॉरवर्ड। ये सेकंड स्ट्रेटजी हमने ट्राई की, राइट। ट्राई की से हमेशा याद रखना, आई एम टॉकिंग अबाउट 120 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। ये जो टेक्नोलॉजी थी, ये हम कोई 60-70 साल पहले यूज करते थे, पर मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको हर चीज के बारे में पता हो। अब इसके अंदर हमने क्या किया, लेटस इसमें हम क्या करते हैं डॉक्टर, नेक्स्ट पे आएंगे। अब यहां पे देखिए, हम ना इलास्टिक्स देते हैं, इनके बारे में भी आगे डिटेल में बात करेंगे। इस तरह की कुछ इलास्टिक्स आती हैं, वो हम चलाना शुरू करते हैं, हैवी फोर्सेस लगाते हैं, और पूरी की पूरी आर्च को आगे शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। आप सोचो मैंडिबल ऐसे है, आप मैंडिबल की पूरी आर्च को आगे शिफ्ट कर रहे हो। अब आप कहोगे सर ये कैसे होगा, सब सिखाऊंगा, ऑर्थोडोंटिक्स हो रही है ना इतने साल से। पहले हमें क्या सीखना है, क्या करना है, कैसे करना है बाद में आएगा। आपने शादी की शॉपिंग करनी है, पहले तो ये डिसाइड करोगे ना कि दिल्ली से करनी है, कि बॉम्बे से करनी है, कि दुबई से करनी है। उसके बाद ही तो प्लान बनाओगे कि बाई ट्रेन जाना है, बाई कार जाना है, कि बाई एरोप्लेन जाना है। पहले तो प्लान बनेगा ना अपना। तो अपन सबसे पहले प्लान बना रहे हैं। आपने ये सोच के चलना है वैक्स के ऊपर दांत है, सर जैसे बोल रहे हैं मूव कर जाएंगे, और मूव करते हैं, क्योंकि इसके लिए मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। आप सब डेंटिस्ट हो, आपने सब ने ऑर्थोडोंटिक्स होते हुए देखी है, तो आपको पता है कि ये काम करती है, ठीक। तो इससे हम इनको आगे की तरफ पुश किया। अब नेक्स्ट टाइम ये देखिए, आप इसमें कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई भी देंगी चीजें, जैसे यहाँ पे ये देखिए, क्लास 2 की तरफ मोलर है, इलास्टिक्स लगाई, आगे ले आए। यहाँ पे वो आपको दिख रहा है ओवरजेट, यहाँ ओवरजेट दिख रहा है आपको, ये देखिए इलास्टिक्स लगा के आगे ले आए। यहाँ आई डोंट नो आप देख पाएंगे कि नहीं, दिख रहा है डॉक्टर अंकुर। तो यहाँ पे ये गैप था, ओवरजेट था, और यहाँ पे देखो ये खत्म हो गया। ये रिजल्ट बुरे नहीं थे,
बट इसकी एक प्रॉब्लम थी डॉक्टर साहब। वो प्रॉब्लम क्या थी, जब हम इतने दांतों को ऐसे धक्का मारते थे ना, तो जो लोअर एंटीरियर थे ना, वो ऐसे प्रोक्लाइन कर जाते थे, और उनके बक्कल साइड पे जो बोन थी वो कम हो जाती थी। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक तो रिलैप्स का स्कोप बहुत था, बिकॉज टीथ क्या करते थे, वापस बोन में आने की कोशिश करते थे। दूसरा, बक्कल साइड में बोन ना होने की वजह से पेरियोडोंटल प्रॉब्लम्स आती हैं इन पेशेंट्स। ये आप यहाँ पे अप्रिशिएट कर पाएंगे, ये जो इंसाइजर है ना, देखो कैसा हो गया, और यहाँ पे जो था ये ऐसा था। अब ये बिल्कुल एंगल चेंज हो गया ना इसका, इस वजह से दिक्कत आ रही है ना। तो ये भी हमें बहुत अच्छा तरीका नहीं लगा, इसके नुकसान मैंने बता दिया आप। ये क्लास टू इलास्टिक्स का अनदर एग्जांपल है। यू कैन सी इलास्टिक्स रनिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, है ना, और ये आ गया। पर यहाँ पे आप अप्रिशिएट कर सकते हो, देख रहे हो ये बोन कितनी कम लग रही है लोअर एंटीरियर, देख रहे हो यहाँ पे, आपको नहीं लग रहा? आई डोंट नो कितना अप्रिशिएट आप कर पाओगे, बट यहाँ पे ये देखिए कैसे बोन जो है ना स्टिपल्ड हो रखी है सारी, है ना, बोन बड़ी कम रह जाती है, ये दिक्कत है। ये चला 15-20 साल चला ये ट्रीटमेंट। उसके बाद धीरे धीरे लोगों को समझ में आया दिस इज नॉट द राइट अप्रोच, वी नीड अनदर वन। फिर आई एक और बारी कि यार मैंडिबल को यहीं रखते हैं, मैक्सिला के टीथ को पीछे लेके जाने की कोशिश करते हैं, है ना। पहले एक बार मैंडिबुलर एडवांसमेंट टीथ का वीडियो देख लो, आप एक बार चलाएंगे डॉक्टर साहब? ये देखिए, ये यहां पे देखिए, आप देख सकते हो कैसे होता है ये, और ये देखो यहां बोन कितनी कम रहेगी हमारी, है ना। नेक्स्ट, फिर हमें एक और टाइप के केसेस भी थे, प्रोग्नेथिक मैक्सिला वाले। उनमें तो बिल्कुल ही ना मैंडिबल आगे ला सकते, ना मैंडिबुलर टीथ आगे ला सकते, और मैंडिबल छोटे में भी हमें वही प्रॉब्लम आ रही थी कि आगे ला के हमें दिक्कत हो रही थी। इन सब का फिर हमें एक ही सॉल्यूशन मिला डॉक्टर साहब, कि यार मैक्सिलरी टीथ को पीछे लेके जाया जाए, है ना। अब मैक्सिला को तो पीछे लेके जा नहीं सकते, बिकॉज उसके पीछे तो कोई जगह है ही नहीं है, तो मैक्सिलरी टीथ को पीछे लेके जाया जाए। जब हमने ये सोचा तो एक डॉक्टर साहब मैक्सिला की वो ओक्लूजल पिक दिखा देंगे। मैक्सिला की, अब आप देखेंगे डॉक्टर साहब, हम इनको पीछे लेके जाना चाह रहे हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि इसके पीछे तो कोई जगह है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी है हमारे पास, और मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी में तो टीथ जाएंगे नहीं, वो तो बहुत सॉफ्ट बोन है और उसके पीछे सारा सॉफ्ट टिश्यू है। तो इस पूरी आर्च को पीछे लेके जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। फिर हमने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो यार लेके तो जाने हैं पीछे, है ना। तो हमने सोचा एक्सट्रैक्शन करते हैं, और ये एक्सट्रैक्शन भी ऐसे नहीं हुआ कि एक दिन में डिसाइड हो गई ना। पहले 7 के बारे में सोचा गया, फिर बोले यार तो पीछे बहुत है, ये निकालने के बाद भी इतने दांतों को पीछे लेके जाना बड़ा दिक्कत वाला काम है। फिर 6 के बारे में सोचा गया, फिर वही प्रॉब्लम, इतने सारे टीथ पीछे लेके जाना, ऊपर से 6 सबसे बड़ा टूथ है, वो खाने में बहुत हेल्प करता है। एंटीरियर ये सारे के सारे एस्थेटिक के लिए इंपॉर्टेंट हैं। फिर आपको पता है किसको मार लगनी थी, गरीब प्रीमोलर को, ये सेकंड या फर्स्ट, है ना। इसके अंदर भी बहस चली, फर्स्ट के सेकंड, फिर अल्टीमेटली चूज किया गया फर्स्ट को। ऐसा क्यों किया गया? बिकॉज देखो, अगर हम, ये मैं सारा साफ कर देता हूं, अब हमने फर्स्ट प्रीमोलर निकालना है, तो हमें केवल 6 दांतों को पीछे लेके आना है। अगर मैं सेकंड प्रीमोलर निकालता हूं तो मुझे 8 दांतों को पीछे लेके आना पड़ेगा, फिर मुझे इन सब ये 8 दांतों को पीछे लेके आना पड़ेगा।
तो कौन सा आसान है, ये वाला ना। तो हमने डिसाइड किया, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, साइज में शेप में एक जैसे होते हैं। तो हमने कहा यार फर्स्ट प्रीमोलर निकाल लेंगे, राइट। अब हम देखते हैं ये प्रॉब्लम जो है ना, फर्स्ट प्रीमोलर निकालने से कितनी ब्यूटीफुली अपनी क्लास 2 की प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, है ना। नहीं डॉक्टर साहब, एक वो इंट्रॉल पिक लगा के दो मुझे, इसको छोड़ दो। हाँ ये वाले जो आप लगा रहे थे। हाँ ये वाले। अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, बाकी वीडियो भी दिखाऊंगा, पहले स्टैटिकली समझाऊंगा, फिर वीडियो पे इस चीज को होते हुए देखेंगे, राइट। देखिए, अब हमने क्या किया है, हमने इस फर्स्ट प्रीमोलर को निकाल दिया, हमने इसको निकाल दिया जी, राइट। अब इस कैनाइन को हम पीछे ले गए, जब ये कैनाइन पीछे आया तो प्रीमोलर की जगह आ गया, और इसका जो मीजियल है वो लोअर के डिस्टल से मिलना शुरू हो गया, मतलब कैनाइन क्लास 1 हो गया। दूसरी साइड भी सेम चीज हो गई। अब एंटीरियर बच गए, क्योंकि हमारे पास ओवरजेट था, तो हम इन सारे एंटीरियर्स को पीछे ले गए, क्योंकि हमारे पास यहां स्पेस आ गया। और जब हम इनको पीछे ले गए तो ओवरजेट नॉर्मल हो गया, हमने डीप बाइट को इंट्रूजन करके नॉर्मल कर दिया। अब क्योंकि ये दांत ऐसे मिल रहे हैं, वापिस ऊपर आएंगे नहीं, तो डीप बाइट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इंक्रीज ओवरजेट खत्म हो गया। जब अपर टीथ पीछे आए तो अपर लिप भी पीछे आ गया, अपर लिप पीछे आया तो लोअर लिप के साथ मिलना शुरू हो गया, लिप्स कॉम्पिटेंट हो गए, है ना। तो हमने जो प्रॉब्लम्स गिनी थी सारी सॉल्व हो गई, पर एक रह गई, हमारा मोलर अभी भी क्लास 2 है, बाकी सब क्लास 1 हो गया, मोलर अभी भी क्लास 2 है ना। तो हमने क्या किया, हमने नीचे से भी एक प्रीमोलर निकाल दिया। ये मैं एक साइड दिखा रहा हूं ना डॉक्टर साहब, ये दोनों साइड एप्लीकेबल है, जो इस साइड हो रहा है वो उस साइड भी होगा। हमने इधर से भी एक प्रीमोलर निकाल दिया, और हम लोअर मोलर को आगे ले आए। अब आप देखिए, जब लोअर मोलर यहां आ गया, तो ये देखिए क्लास 1 बन गया कि नहीं बन गया। अब कैनाइन भी क्लास 1, मोलर भी क्लास 1, प्रीमोलर भी क्लास 1, है ना। ओवरजेट भी नॉर्मल, ओवरबाइट भी नॉर्मल, हो गया ट्रीटमेंट। यही तो अचीव करना था हमने। तो इस तरीके से हम करते हैं। अब नाउ लेट अस सी वीडियो के अंदर इसको। सबसे पहले हम मोलर रिलेशनशिप देखेंगे। ये देखिए यहां पे क्लास 2 मोलर है। नेक्स्ट प्लीज। डीप बाइट है, ये देखिए। चल, अब अपर आंख दिखा दो रक्सम ओक्लूजल से। ये देखिए, हम टीथ को पीछे लेके आ रहे हैं। अब एक सेकंड स्टॉप करेंगे। अब आपको ये लगेगा सर कैसे आएंगे, फिर जल्दी नहीं करनी, शांति से। अभी हम क्या सीख रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, आगे के लेक्चर्स में सिखाऊंगा सारा। कोई जल्दी नहीं है, सब हो जाता है। 120 साल से ऑर्थोडोंटिक्स हो रही है, तो ऑब्वियसली आपके हाथ से भी हो जाएगी। ये भी डाउट आता है। मेरा पहला केस पीजी में, मैंने वायर्स लगा के छोड़ दी, जैसे सर ने बताया, सीनियर्स ने बताया। अगली बार मूवमेंट हो गई, मैं बड़ा खुश घूम रहा डिपार्टमेंट में, तो मेरे सीनियर कहते कि क्या हो गया विनोद, यहाँ सारे ऑर्थोडोंटिस्ट ही हैं, सबके दांत मूव करते हैं। मैंने कहा मैडम मेरे को डाउट था मेरे हाथ से करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अभी आपके मन में भी ये डाउट आएगा कि सर आप तो जितनी आसानी से दिखा रहे हो, ये सब हो जाएगा, होएगा कैसे। ये भी सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सब सिखाऊंगा, ठीक है। अब लोअर दिखा दीजिए एक बार डॉक्टर साहब। लोअर में हमने सेकंड प्रीमोलर निकाला, ये देखिए यहां पे मोलर आगे आ रहा है, कैन यू सी।
ये देखिए, है ना। तो कितना ब्यूटीफुल सारा का सारा काम हो गया। क्लास 1 मोलर, क्लास 1 केनाइन, क्लास 1 प्रीमोलर, ओवरजेट नॉर्मल, लिप्स नॉर्मल, सारी चीजें हो गई। पेशेंट इज वेरी हैप्पी। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर अपर एंटीरियर को पीछे लेके जाने के लिए हड्डी कहाँ है? आप अपने पैलेट पे जीभ लगा के देखो, कितनी सारी बोन अवेलेबल है यहाँ पे। मैक्सिला में आप हाथ लगाओ ऐसे, और मैंडिबल सिम्फाइसिस के अंदर लगाओ, केवल 30 बार एल्वियुलर बोन में लगाना है। दोनों के बीच में आपको फर्क दिखाई देगा, यहां इतनी पतली और वहां इतनी मोटी। तो इसका मतलब ऊपर में बोन ज्यादा है, बोन ज्यादा है तो टूथ मूव कर जाएंगे, है ना। तो वहां वो प्रॉब्लम नहीं आती जो लोअर के साथ आई। तो ये सब हो गया जी, बढ़िया हो गया सारा काम, सब ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद क्या हुआ, एक इंसान को फिर से दिक्कत हुई। वो कहता है यार ये जो लोअर मोलर को आगे लेके आना है ना, तो ये बड़ा दिक्कत वाला काम है, क्योंकि लोअर मोलर हैवी टूथ है। और एक्चुअली में अगर आप देखेंगे पूरी ऑर्थोडोंटिक्स के अंदर सबसे मुश्किल टूथ मूवमेंट हम मानते हैं डॉक्टर साहब, लोअर मोलर को आगे लेके आना। तो ये बात ठीक है जी, बिल्कुल। तो उसने सोचा कि यार ये क्लास 2 वाले जो केसेस हैं, जिनका मोलर क्लास 2 है पर बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएं, तो भी इनको खाने में दिक्कत आती है क्या? तो इसने एक स्टडी की। इसने स्टडी करके ये प्रूव किया कि मोलर रिलेशनशिप चाहे क्लास 2 हो चाहे क्लास 1 हो, खाने में दिक्कत में कोई परेशानी नहीं है। खाना पेशेंट बढ़िया खा रहा था, बस एस्थेटिक की प्रॉब्लम थी। तो वो कहता है ये वाली प्रॉब्लम तो हम केवल फर्स्ट प्रीमोलर निकाल के भी कर सकते हैं, हम लोअर का निकाल लें ही ना, हम ऊपर का निकाल दें, उससे ओवरजेट ठीक हो गया, कैनाइन रिलेशन ठीक हो गया, कि जो कि बहुत जरूरी है। जब मैं ओक्लूजन की बात करूंगा तो बताऊंगा आपको। कैनाइन रिलेशन क्लास 1 हो गया, ओवरजेट नॉर्मल हो गया, ओवरबाइट नॉर्मल हो गई। मोलर रिलेशनशिप ठीक करने के लिए ही तो लोअर 5 निकाला था, वो ना करें आपका ठीक। उसने एक थ्योरी प्रपोज की, और धीरे धीरे आज की डेट में देखो, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो हम अपर 4 लोअर 5 करके ही केसेस करते थे, पर अब धीरे धीरे करके कॉलेजेस में भी आई थिंक एक्सेप्ट होना शुरू हो गया। अब तो बहुत टाइम हो गया मेरे को कॉलेज भी छोड़े हुए, बट अब मेरे जितनी जो ये फ्रेशर से बातचीत होती है कि अब कॉलेज में भी एक्सेप्ट होने लग गया कि अपर 4 करके, और नॉर्मली आपने विजिटिंग में तो देखा ही होगा, अपर 4 के बहुत सारे केसेस होते हैं। तो क्लास 2 को हम अब अपर 4 करके ट्रीट करते हैं, है ना। सो ये पूरी की पूरी जर्नी है हमारी क्लास 2 को ट्रीट करने की। नेक्स्ट आएंगे डॉक्टर। अब यहाँ पे भी आप ये वीडियो एक बार देख लीजिए, उसकी मूवमेंट तो देख लीजिए एक बार साइड से, बस डॉक्टर साहब मोलर रिलेशनशिप की दिखा। हाँ यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए इसमें मोलर क्लास 2 ही है, इसमें मोलर क्लास 2 ही है, पर कैनाइन क्लास 1 हो गया, ओवरजेट 0 हो गया, डीप बाइट ठीक हो गई। ये क्लास 1। अब वो दिक्कत नहीं, है ना। तो उसने बोला कि ये रिलेशन भी बुरा नहीं है। तो अब हम क्लास 2 को कैसे ट्रीट करते हैं डॉक्टर साहब, नेक्स्ट स्लाइड। क्लास 2 अगर मैं बिल्कुल सिंपल उसमें करूं, हाउ टू मेक डायग्नोसिस, इससे सिंपल चीज नहीं हो सकती। जस्ट जस्ट लुक एट मोलर रिलेशनशिप। इफ इट्स क्लास 2 देन वी विल ट्रीट इट लाइक अ स्केलेटल क्लास 2, एज सिंपल एज दैट। और करना क्या है, अपर फर्स्ट प्रीमोलर ओनली, अपर फर्स्ट प्रीमोलर ओनली, और अपर 4 4। ये जो 4 4 में वर्ड बोल रहा हूं ना, ये एफडीआई नोटेशन है डॉक्टर साहब, क्योंकि मुझे आदत एफडीआई की पड़ी है, तो मेरे मुंह से आप ऐसे ही सुनोगे ऑल 4, अपर 4। तो इसका मतलब अपर से 4 दांत नहीं निकालने, अपर 4 मतलब अपर फर्स्ट प्रीमोलर। तो या तो अपर फर्स्ट प्रीमोलर और अपर 4 4, इसका मतलब अपर फर्स्ट प्रीमोलर ओनली। ठीक, इससे आसान मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग मिल सकती है। अब आप कहेंगे सर व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस थिंग।
सब कुछ किताबों से है, आर्टिकल से है, जर्नल से है, जो टाइम टेस्टेड है, अपनाया गया है, पिछले 20 साल से तो मैं कर रहा हूं, है ना। और मैं आज भी अपना केस ऐसे ही ट्रीट करता हूं। मैं आपको जो कुछ भी सिखाऊंगा वो सारा का सारा ऑथेंटिक होगा, पूरा का पूरा किताबों से होगा, कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस होंगे, दैट्स इट। कुछ भी मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि जुगाड़ सिखा रहा हूं, तरीका सिखा रहा हूं, जल्दी करने का नहीं। प्रॉपर ऑर्थोडोंटिक सिखाऊंगा डॉक्टर, बिकॉज यू आर हियर टू लर्न द बेस्ट वे ऑफ डूइंग केसेस। अगर हमने जुगाड़ी करना होता तो हम कर बाकी जगह कर ही रहे हैं। नहीं, अच्छा केस रिजल्ट आएगा तो ही पेशेंट खुश होगा, है ना। सो दिस कंक्लूड्स टुडेज लेक्चर। बट मुझे पता है ये पहला लेक्चर है, आपके मन में भी डाउट्स होंगे कि सर थ्योरी तो चलो ठीक लग रही है ना, ओके है, समझ लेंगे, 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे, क्योंकि इस लेक्चर की एक्सेस आपके पास 1 साल 2 साल रहेगी, राइट। अब बारी आती है कि प्रैक्टिकल कैसे करवाओगे और सारी चीजें कैसे करोगे। ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, हमें तो डेंटिस्ट्री तो हैंड्स ऑन है। बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड ऑल योर पॉइंट्स। इन सब के लिए मैंने एक 10 मिनट का सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा। अब वो वीडियो देखिए, उसके अंदर मैंने सारा एक्सप्लेन किया है कि हैंड्स ऑन की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे हम। आपको अगर फ्यूचर में मेरे से हेल्प चाहिए तो उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे हम। वैसे तो मैंने बीच में बता दिया था, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के आप मेंबर रहोगे। एंड जिसने 15 साल पहले भी मेरे से कोर्स किया था वो आज भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और आज भी मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि सबको मैं जवाब देता हूं। वी हैव अ टीम ऑफ 8 orthodontists with us now. I started alone, है ना। सो बिल्कुल आप इस चीज की टेंशन छोड़ दीजिए, आपको हम ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। आप जाओ वहां जाके पता करो कि सपोर्ट सर कैसी दे रहे हैं, टीचिंग में कैसी करता हूं आपने देख ही लिया, क्या केसेस कर पाते हैं लोग, आप लोगों से पूछ लो, है ना। 2-3 ग्रुप है, मैं किसी एक ग्रुप में आपको डाल दूंगा, वहां पे आप चेक कर लेना, ठीक है। और क्योंकि आप लोग नए होगे तो एक रिकॉर्डेड लेक्चर का अलग से ग्रुप है, उसके अंदर भी आपको ऐड कर देंगे। आप जहां सवाल पूछेंगे, आपके मन में आया, केस देखा आपने, आपको लगा आपने डायग्नोसिस ठीक बनाया है या नहीं, कौन कंफर्म करेगा? आई एम देयर टू हेल्प यू, हमारी टीम कंफर्म करेगी। वी अब जो ऑर्थोडोंटिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, आप डालोगे आपको बाय इवनिंग जवाब मिल जाएगा। आप फोन भी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपने मन के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। दिस वाज अबाउट सपोर्ट। बाकी जो प्रैक्टिकल चीजें हैं कि हैंड जोन का क्या है, उसके लिए जो नेक्स्ट वीडियो है वो एक बार देख लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए। एंड दैट्स इट, एंड देन लेट्स मूव फॉरवर्ड, अच्छा काम करेंगे मिलके, ठीक है। थैंक यू।